हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पल्लवों की उपलब्धियां ये विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं इवैल्यूएट द पल्लवाज अचीवमेंट, यानी पल्लवों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। तो चलिए बिना समय गंवाए इस विषय को प्रारंभ करते हैं। पल्लवों की उपलब्धियां प्राचीन भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पल्लवों ने लगभग 300 वर्षों तक भारत में शासन किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां हासिल की। इन उपलब्धियों का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले हम इनकी राजनीतिक उपलब्धियों को देखेंगे। तो पल्लव इतिहास का राजनीतिक महत्व 3 आधार पर है। उन्होंने प्रायद्वीप में केंद्रीय अधिसत्ता को स्थापित किया। वे अपनी अधिसत्ता समुद्र में स्थित प्रदेशों में ले गए तथा उन्होंने एक सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था कायम की। पल्लवों को लगभग 325 वर्षों का संघर्ष का इतिहास रहा है। यदि राज सिंह के शासनकाल को छोड़ दिया जाए तो पल्लव इतिहास में कोई ऐसा युग नहीं है जब पल्लव सेनाएं युद्ध में रत ना हो। ये युद्ध पल्लव अधिसत्ता के प्रसार के लिए होते थे अथवा पल्लव अधिसत्ता को किसी शक्ति द्वारा दी गई चुनौती से रक्षा के लिए होते थे। सिंह विष्णु ने केरल, कलभ्र, मलय, चोल, पांड्य आदि स्थानीय शक्तियों को परास्त कर अपने साम्राज्य की सीमा को कावेरी तक पहुंचाया। महेंद्रवर्मन प्रथम को पुलकेशन द्वितीय की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने इस चुनौती का मुंह तोड़ उत्तर वातापी को जीत कर दिया। उसने दक्षिण के सभी राज्यों को जीतकर पल्लवों को दक्षिण का एकाधिपति बना दिया। महेंद्रवर्मन द्वितीय चालुक्यों द्वारा दी गई चुनौती के सामने नष्ट हो गया, किंतु परमेश्वर वर्मन ने इस चुनौती का सफल सामना करने के साथ साथ गंग एवं पांड्य राजाओं को भी पराजित किया। नंदीवर्मन को अपने शासनकाल में पांड्य एवं चालुक्यों के आक्रमण से उत्पन्न संकट का सामना करना पड़ा। इसके शासनकाल के उपरांत पल्लव चालुक्य संघर्ष का स्थान पल्लव पांड्य संघर्ष ने ले लिया। यह सत्य है कि लगातार चलने वाले इन संघर्षों ने पल्लवों के जीवन क्षमता को नष्ट करके उनके पतन के लिए जमीन तैयार की, किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 300 वर्षों तक अधिसत्ता की स्थापना करना और उसकी रक्षा हेतु संघर्ष अपने आप में एक उपलब्धि थी। पल्लवों ने अपनी सैन्य गतिविधियों को भूभाग तक सीमित नहीं रखा। पल्लव संभवतः पहली भारतीय शक्ति थे जिन्होंने अपनी नौसेना के बल पर समुद्री अभियान चलाए। नरसिंहवर्मन प्रथम अपने मित्र मानवंब की सहायता से लंका पुनः प्राप्त किया। नंदीवर्मन द्वितीय ने अपनी नौसेना के बल पर मलय प्रायद्वीप पर अधिकार किया। यह सत्य है कि चोलों के सामने पल्लवों की नौसेना व सैन्य अभियान कुछ भी ना थे, किंतु भारत की प्रथम नाविक शक्ति के रूप में किए गए इन प्रयासों का अपना राजनीतिक महत्व है। पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था दक्षिण भारत की स्थानीय स्वायत्ता को सुरक्षित रखते हुए उसका सुंदर समन्वय उत्तरी भारत की केंद्रीकृत प्रशासन से किया। पल्लवों ने शासन में सहायता हेतु मंत्रिमंडल की स्थापना की।
इनकी शासन व्यवस्था में प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी। प्रादेशिक शासन की देखभाल अधिकारियों के सामान्य वर्ग के द्वारा की जाती थी। पल्लव प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्राम सभाओं तथा नाडु के प्राप्त स्वायत्त शासन के व्यापक अधिकार थे। ग्राम सभा और सरकारी प्रशासन के बीच कड़ी ग्राम का मुखिया था, जो ग्राम का नेता होने के साथ साथ ग्राम और प्रशासन के बीच मध्यस्थ का काम भी करता था। अब हम पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखेंगे। तो सांस्कृतिक एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ या अचीवमेंट्स को देखें। पल्लवों ने वास्तुकला में सुदूर दक्षिण की द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण आरंभ किया। यह मंदिर कांचीपुरम, महाबलीपुरम, तंजौर तथा पुडुकोरई प्रदेश में पाए जाते हैं। इन पल्लव मंदिरों की एक विशेषता यह है कि प्रारंभ में मंदिर काष्ठ कला तथा कंदरा कला के प्रभाव को दिखाते थे, किंतु बाद के मंदिर इस प्रभाव से मुक्त थे। पल्लव कला में निर्मित सभी मंदिर एक प्रकार के नहीं थे। अपनी विभिन्नताओं के आधार पर इन मंदिरों का वर्गीकरण अलग अलग शैलियों के अंतर्गत किया जाता है। मंदिरों की मंडप शैली, जिसमें स्तंभयुक्त बरामदा और अंदर की ओर खोदकर बनाए गए थे, महेंद्र वर्मन शैली कहलाते हैं। इन मंडपों की तुलना में अधिक विकसित एवं अलंकृत मंडप जैसे वरा, महिष, पंच पांडव मंडप तथा एकाश्मक रथ मंदिर, जो कि महाबलीपुरम में नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में बनवाए गए मामल शैली के शानदार उदाहरण हैं। सप्त पगोड़ा के नाम से विख्यात एकाश्मक रथों की संख्या 8 है तथा इनका विकास बौद्ध विहारों एवं चैत्यों से हुआ। इस वास्तु का ऐतिहासिक महत्व है। इन्हीं आयताकार भवन खंडों के डोलाकार छत वाले शिखरों और त्रिकोण गवाक्षों के ढांचे पर बाद में गोपुरम का निर्माण हुआ। मामल्लपुरम के समुद्र तट पर स्थित मंदिर तथा कांची का कैलाशनाथ एवं बैकुंठ पेरुमल मंदिर राज सिंह शैली का प्रमुख उदाहरण है। पल्लव वास्तुकला की सभी विशेषताएं, जिसमें सिंह मंडप स्तंभ, पिरामिडाकार शिखर, चार दीवारी आदि कैलाशनाथ मंदिर में दिखाई देती हैं, जबकि नंदीवर्मन शैली पर बनाए गए लघु आकार के मंदिरों की एकमात्र विशेषता स्तंभ शीर्षों का विकसित होना है। अन्यथा ये मंदिर पूर्ण रूप से ओज रहित है। वास्तुकला के विकास ने मूर्तिकला को भी प्रोत्साहन दिया। मंदिरों में पाई जाने वाली मूर्तियों के आधार पर पल्लव मूर्तिकला पर टिप्पणी करते हुए रोमिला थापर ने लिखा है, मूर्तिकला की दक्खन शैली गुप्तों की शैली से बहुत साम्यता रखती है। पल्लव मूर्तिकला बौद्ध परंपराओं का अधिक ऋणी है और कुल मिलाकर आकृति में अधिक विशाल तथा रेखीय है, जिसमें अलंकरण की वैसी प्रकृति नहीं थी जो दक्कन की मूर्तिकला में बहुत प्रारंभ से मिलती थी। साहित्य, शिक्षा साहित्य, चित्रकला, संगीत तथा नृत्य आदि में भी पल्लवों का विशिष्ट योगदान रहा। राजधानी कांची शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र थी। इस काल में शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ, जिसके फलस्वरूप अनेक उत्कृष्ट साहित्यों की रचना हुई। इस दौरान मंदिरों की दीवारों पर विशेष रूप से अलंकृत भित्ति चित्र इस युग की चित्रकला के विकास को दर्शाते हैं। शासकों के संरक्षण में संगीत और नृत्य का भी अभूतपूर्व विकास संपन्न हुआ। इस प्रकार हम इसका निष्कर्ष कंक्लूजन देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट है कि
पल्लवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां अमूल्य रही हैं। पल्लवों के योगदान से एक परिपक्व एवं धनी दक्षिणी संस्कृति का विकास संभव हो सका। पल्लवों के योगदान का ही नतीजा है कि भारतीय संस्कृति दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के लिए अनुकरणीय बन गई। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।